नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सेक्शन 16 देखने वाले हैं लिमिटेशन एक्ट में। इसमें बताया गया है कि वाद लाने का अधिकार प्रोद्भूत होने या होने से पूर्व मृत्यु हो जाने का प्रभाव। यदि कंडीशन ऐसी आती है कि वाद जब लाने का अधिकार प्रोद्भूत होता है, उत्पन्न होता है, वाद लाने का अधिकार जब उत्पन्न होता है या ऐसे अधिकार तभी मिलता है जबकि किसी की मृत्यु हो जाती है, मतलब किसी की मृत्यु के बाद ही वाद लाने का अधिकार मिलता है, या अधिकार था और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा। फिर भी इसे एक बार देख लेते हैं। जहाँ की कोई व्यक्ति जिसे यदि वह जीवित रहता तो वाद संचित करने का आवेदन करने का अधिकार होता। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे यदि वह जीवित रहता तो मतलब वह जब तक जीवित है तो उसे वाद करने का, संचित करने का आधार उत्पन्न हो जाता है, वह वाद करने के लिए लायबल है। परंतु वह लायबल होते हुए क्या हो जाता है कि उसकी डेथ हो जाती है। पहली कंडीशन ये बता दी गई है, उस अधिकार के प्रोद्भूत होने से पहले वह मर जाता है। करता तो वाद संचित करने का, एक मिनट यहाँ से देखते हैं कि जहाँ की कोई व्यक्ति जिसे यदि वह जीवित रहता तो वाद संचित करने का या आवेदन करने का अधिकार होता। मतलब यदि वह जीवित रहता व्यक्ति तो उसे वाद का और आवेदन करने का अधिकार होता। उस अधिकार के प्रोद्भूत होने से पहले, मतलब उस अधिकार के उत्पन्न होने से पहले मर जाए, या जहाँ की वाद संचित करने का आवेदन या करने का अधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ही होता है। अब जैसे एक वसीयत का उदाहरण ले लेते हैं। वसीयत कब प्रभावी होती है? जिस व्यक्ति द्वारा वसीयत लिखी जाती है उसकी डेथ पर ही वह प्रभावी होती है, क्योंकि वह जिसके लिए लिखता है वह उसकी डेथ पर ही उसे एप्लीकेबल करा सकता है। ठीक है। यदि ऐसी कोई कंडीशन है और या फिर ऐसी कोई कंडीशन है कि जब व्यक्ति को अधिकार तो है वाद लाने का और उसकी डेथ हो जाती है, या फिर किसी की डेथ पर ही ऐसा अधिकार मिलता है वाद लाने का, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ परिसीमा काल की संगणना करने में उस समय से की जाएगी मृतक का ऐसा विधिक प्रतिनिधि हो जाए और ऐसा वाद संचित करने का आवेदन आवेदित करने के लिए समर्थ हो जाए। इसमें दो बात बताई गई है। यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो कोई समर्थ था वाद और आवेदन करने के लिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि यदि व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद ही ऐसा वाद और आवेदन करने का अधिकार उत्पन्न होता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि यह वाद का जो परिसमापन है, जो लिमिटेशन है, वो कब से चलेगा, परिसीमा कब से चलेगी। तो इसके लिए ये बात बताई गई है कि जैसे ही वह व्यक्ति है जिसे वाद लाने का अधिकार मिल जाता है, वह व्यक्ति जैसे ही क्या हो जाता है, योग्य हो जाता है, समर्थ हो जाता है, विधिक प्रतिनिधि जो है वो समर्थ हो जाता है वाद संचित करने के लिए, वैसे ही वह परिसीमा काल चलना स्टार्ट हो जाएगा। समर्थ हो जाने का मतलब ऐसा है कि जैसे धारा 6 में बताई गई है कि वो व्यक्ति अप्राप्त वय ना हो, जड़ ना हो, पागल ना हो, तो वह समर्थ हो जाता है, तो फिर उसे ऐसा वाद लाने का अधिकार मिल जाता है। दूसरी बात उल्टी बात करती है। यहाँ पर वाद लाने के अधिकार की बात बताई गई है और यहाँ पर प्रतिरक्षा के लिए बात बताई गई है। तो प्रतिरक्षा के लिए सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहाँ पर वाद लाने के लिए उस व्यक्ति का जो एलआर है, विधिक प्रतिनिधि है, विधिक प्रतिनिधि का क्या होना, समर्थ होना वाद के लिए आवश्यक है कि जो विधिक प्रतिनिधि है वो समर्थ हो जाए तभी वाद ला सकेगा। पर प्रतिवादी के लिए ये समर्थता जरूरी नहीं है। वह सिर्फ जैसे ही प्रतिवादी उत्पन्न होता है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे प्रतिवादी के तौर पर वह अधिकार मिले हुए हैं या प्रतिरक्षा करने का अधिकार मिला हुआ है, तो वह व्यक्ति जैसे ही उत्पन्न होता है, मतलब जैसे ही कोई व्यक्ति प्रतिवादी के तौर पर आता है, तो वैसे ही उस पर संचित वाद किया जा सकता है। ठीक है। अब जो थर्ड क्लॉज है वो ये बात करती है कि उपधारा 1 या 2 की कोई बात स्वाधिकारों पर, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। पहली बात है स्वाधिकारों पर और दूसरी है प्रवर्तित कराने के वादों को अथवा किसी स्थावर संपत्ति के या आनुषांगिक पद के। क्या है? स्वाधिकार संपत्ति के या आनुषांगिक पद के कब्जे के लिए वाद पर ऐसे इस अधिनियम, इस सेक्शन के प्रभाव नहीं पड़ेंगे। तो फर्स्ट क्लॉज ये बताता है कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है और उसे वाद और आवेदन लाने का अधिकार होता है, या फिर क्या होता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ही किसी को वाद और आवेदन लाने के ऐसे अधिकार मिलता है, तो जैसे ही अगर ये कंडीशन होती हैं तो परिसमापन तब से होगा जब वाद लाने का जो व्यक्ति है, अधिकार उत्पन्न किया हुआ है, वह समर्थ हो जाता है वाद लाने के लिए, तब से उसका परिसीमा काल चलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात बताता है, दूसरा सब क्लॉज बताता है, उसमें पूरी ऑलमोस्ट सेम ही लिखा हुआ है, बस यही बात करता है कि जैसे ही प्रतिवादी के तौर पर कोई प्रतिवादी है वह उत्पन्न बस हो जाता है, उसके लिए समर्थता की आवश्यकता नहीं है, जबकि वादी के लिए समर्थता की आवश्यकता है। जैसे ही वह उत्पन्न होता है प्रतिवादी तौर पर कोई व्यक्ति, तो वैसे ही वाद लाने का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। और तीसरा ये बताता है कि स्वाधिकारों पर और संपत्ति के आनुषांगिक
कब्जे के लिए और स्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए ये जो सेक्शन है प्रभावित नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।